कई सारे सवाल हैं जो इस नीट की परीक्षा से लगातार उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों को आज जानने समझने की कोशिश रहेगी, चाहे वो राजनीति इस पर हो रही हो, चाहे वो पर्चा लीक का मामला हो, चाहे वो ग्रेस मार्क्स का मामला हो, चाहे वो काउंसलिंग या पूरे एग्जाम को रद्द करने की बात हो। ये सभी पहलू हैं इस पूरी चर्चा में जिन्हें आज हम विस्तार के साथ बातचीत करेंगे। तो कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं अड्डा 247 के फाउंडर अनिल नागर जी, और जो ऐसे मामलों पर अक्सर अपनी आवाज़ उठाते हैं और अपनी बात रखते हैं। अनिल नागर साहब, ये इन्वेस्टिगेशन क्या किसी काम की है कि आप अपने ही लोगों की एक कमेटी बना दें? हालांकि मांग तो ये हो रही कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, एसआईटी बिठाई जाए, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन क्या कहना है आपका? इसमें धांधली हुई है और इसकी बिल्कुल एक बड़े पैमाने पर जांच होनी चाहिए? क्योंकि ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है नीट, और इंडिया में अगर अब टीयर 2 टीयर 3 जो छोटी जगह के बच्चे होते हैं, स्पेशली छोटी जगह के बच्चे, उनके लिए इंजीनियरिंग, आईआईटी का एग्जाम, नीट का एग्जाम, ये सबसे बड़े ड्रीम होते हैं उनकी लाइफ में। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो जिस एज में ये बच्चे एग्जाम देते हैं, 16 17 18 साल की एज में, ये बहुत वैसी एज है जहाँ पे एक इम्प्रेशन दे रहे हैं बच्चों को, क्योंकि अब वो स्कूल से बाहर निकल के हमारे सिस्टम में आने वाले हैं। तो वहां पर हमें बच्चों का ट्रस्ट मेंटेन करना सिस्टम के अंदर, वो बहुत जरूरी है। मेरे एक्सपीरियंस में, मैंने पास्ट में जब भी इस तरह के इंसिडेंट हुए, यही देखा है कि बहुत जल्दी सेंटर इसमें एक्ट करता है, बहुत जल्दी एक्शन होता है। मैंने खुद 1997 में आईआईटी का एग्जाम दिया था और लीक हुआ था, कुछ तो हुआ था उसमें, बट विद इन सेम डे, उसी दिन के शाम तक हमें पता लग गया था कि सीबीआई इंक्वायरी सेटअप हुई है और एग्जाम फिर से दोबारा से कंडक्ट होगा। तो ज्यादातर मैंने पास्ट में ऐसा ही देखा है कि इसमें बहुत जल्दी से एक्शन लिया जाता है, क्योंकि ये चीजें बहुत बच्चों को मानसिक रूप से बहुत परेशान कर सकती हैं, और स्पेशली इस एज के बच्चों पे। तो मुझे लगता है जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर एनटीए के अंदर के ही लोग जांच कर रहे हैं तो उसमें मुझे थोड़ा संदेह है, क्योंकि ये जिस तरह इवेंट पूरे अनफोल्ड हुए हैं उसमें बहुत सारे संदेह के कारण है। जैसे मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि इसमें सबसे पहले क्या हुआ था कि 5 तारीख को एग्जाम हुआ, और 6 तारीख को एनटीए ने एक नोटिस निकाला अपनी वेबसाइट पे, और उन्होंने उसमें लिखा कि एग्जाम हर जगह, एक सेंटर को छोड़कर, सवाई माधोपुर का एक सेंटर था, उसको छोड़कर हर जगह एग्जाम शांतिपूर्वक हुआ है। टाइम से एग्जाम स्टार्ट हुआ, टाइम से एग्जाम खत्म हुआ। ये उन्होंने खुद नोटिस निकाला अपनी वेबसाइट पे। थोड़े दिन के बाद जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, जब लोगों ने नोटिस किया कि यार ये 718 कैसे मार्क्स आ गए, 719 कैसे आ गए, और वो भी कहां से आया? वो भी इस वजह से आया कि लोगों ने नोटिस किया कि यार इस बार मार्क्स बहुत इन्फ्लेट हो गए सभी के, तब उसमें लोगों ने मांग की, तब ये निकल के आया। तो तब एनटीए ने उसको बताया कि ये इस वजह से आए हैं क्योंकि हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, और ग्रेस मार्क्स भी इसलिए दिए हैं कि कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए थे या डिफरेंट कोर्ट्स में चले गए थे, उन्होंने क्लेम किया था कि हमारा टाइम लॉस हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने 6 तारीख को नोटिस निकाला कि यार सब शांतिपूर्वक हो गया, कहीं कोई टाइम लॉस नहीं हुआ है, आपने खुद ही लिखा, तो फिर आपने रिजल्ट में बिना किसी को कुछ भी बताए ये ग्रेस मार्क्स कहां से ऐड कर दिए? क्योंकि ग्रेस मार्क्स का आप बोल रहे हो कि यार ये उस वजह से आए हैं कि टाइम लॉस हुआ है, और आप तो कह रहे थे कि टाइम लॉस नहीं हुआ। और स्पेशली ये लोग अपने जो एनटीए का प्रोस्पेक्टस है, जो वेबसाइट पे ये मेंशन करते हैं कि जब भी ये एग्जाम कंडक्ट होता है नीट का, तो हर जगह मैंडेटरी सीसीटीवी कैमरास हैं और ये लोग लाइव मॉनिटर करते हैं। इस बार जो एग्जाम हुआ था डिफरेंट सेंटर्स पे, तो अगेन उनका जो एक वो था, एक मतलब एक जो उनका कहने का मतलब था कि हमने मॉनिटर किया है हर जगह और कोई गड़बड़ नहीं हुई है, लेकिन गड़बड़ तो हुई। तो मुझे काफी संदेह है कि इंटरनली जो इंक्वायरी होगी उससे क्या निकल के आएगा। मुझे लगता है डेफिनेटली इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, राइट? कि हाईली सेंट्रलाइज एक बॉडी बन गई है। अब इसके फायदे भी हैं तो शायद इसके नुकसान भी है जो हमें दिख रहा है। नागर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही बॉडी जो है वो जेई मेंस के भी एग्जाम कंडक्ट कराती है। एडवांस तो अभी भी आईआईटीज के हाथ में है, लेकिन मेंस इसी के पास में है। और ये पिछले साल या उसके पिछले साल हुआ था कि देश में एक ही दिन 2 अलग अलग दिनों पर एग्जाम कंडक्ट की गई थी। एक हाफ यानी कि जो लोअर पार्ट ऑफ कंट्री है उसमें अलग डेट थी, एंड जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, अपर पार्ट ऑफ कंट्री है, उसमें अलग डेट थी। और ये तब भी सवाल उठा था कि 2 अलग अलग दिन पे आपने एग्जाम कराई है और उसमें नंबर की डिस्क्रिपेंसीज आई थी। अब वो वहां घोटाला था कि नहीं था, सही था टेक्निकली कि गलत था, वो एक अलग बात है, लेकिन ये नेट का ही काम था।
तो क्या ये बॉडी सेंट्रलाइज होने के कारण अपनी पावर्स को अपने हिसाब से मोल्ड कर रही है, या फिर बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ओपेक बॉडी बन गई जिसके काम करने के बारे में, जिसके तरीके के बारे में कोई जानता नहीं है, समझता नहीं। और वो तो अभी स्थिति ऐसी बनी, जैसा अलग साहब ने बताया, कि इतनी सारी ऐसी चीजें हो गई कि सवाल खड़े हो गए, लेकिन पीछे से क्या खेल चल रहा है ये किसे पता। देखिए, इंडिया में जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे ये नीट का एग्जाम है, इसमें 24-25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 23 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के। जैसे गवर्नमेंट जॉब में भी मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं जिसमें 20-25 लाख लोग अपीयर होते हैं। तो इनको ग्राउंड पे कराना आसान काम तो नहीं है। वी कैन नॉट से कि यार, जैसे जैसे आपने कहा अभी कि एक ही दिन या एक ही शिफ्ट में नहीं करा पाए थे, या फिर हमें कोई और अरेंजमेंट करना पड़ा था, तो ये सब करने पड़ते हैं। लेकिन इन सब के सॉल्यूशंस इवॉल्व हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मल्टीपल एग्जाम्स जहां पे नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट है कि आप 2 शिफ्ट में कराइए, या 3 शिफ्ट में कराइए, 4 शिफ्ट में कराइए, और फिर किसी एक फॉर्मूले के थ्रू उसका नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं, जो कि काफी एक्सेप्टेबल भी हो गया है डिफरेंट एग्जाम्स में। सो देखिए, और दूसरा जो बॉडी की जहां तक बात आती है, तो कोई ना कोई बॉडी तो एग्जाम कराएगी। तो मुझे पर से कि एनटीए में कुछ प्रॉब्लम है या एनटीए बॉडी ही खराब है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि यार, ये जो भी क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, ये जो बातें कही जा रही हैं, इन पर क्लैरिटी आए, इन पर एक सही हमें आंसर मिले, हमारे बच्चों को एक सेटिस्फैक्टरी आंसर मिले, वो नहीं मिल रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम है। बॉडी तो आप कोई भी बॉडी, कोई ना कोई बॉडी तो बनेगी, उसका नाम भी कुछ ना कुछ होगा, तो वो तो उसमें नहीं जा सकते। लेकिन ट्रांसपेरेंसी थोड़ी शायद ज्यादा चाहिए। और जिस तरह इस पूरे नीट के मामले को हैंडल किया गया है, इंफॉर्मेशन को बार बार थोड़ा थोड़ा करके रिलीज किया गया, जब क्वेश्चन रेज हुए तब उसको बताया गया, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए हैं इसी पिछले 10-15 दिन में। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या काउंसलिंग होल्ड पर जानी चाहिए। इस तरह की भी पिटिशंस थी, और एक पिटिशन तो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। आज जरूर उन्होंने फटकार लगाया एनटीए को कि अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई है तो आप इसे सुधारिए। अब ये गड़बड़ी कैसे सुधरेगी? क्या आप काउंसलिंग को रोकें या दोबारा कराएं, या पूरा का पूरा टेस्ट दोबारा कराएं, या फिर अब वो जो 1500 बच्चों का जो टेस्ट होना है, 63 बच्चों का, उससे काम चल जाएगा? वहां पर भी ऑप्शनल है कि आप दें तो दें, नहीं तो दोबारा अपने पूरा मतलब बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर। तो क्या फॉर्मूला होगा? क्या किसी एक फॉर्मूले से अनिल साहब पूरा का पूरा जो ये प्रॉब्लम हो गई है ये सॉल्व हो जाएगी? देखिए, अभी जो लग रहा है, अभी तो 23rd को इन्होंने री एग्जाम कराया है सिर्फ इन 1563 स्टूडेंट्स का, जिसके लिए अभी एडमिट कार्ड आया है। और ये उस बेसिस पर है जो लास्ट आज से पहले जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग को अभी रोकेंगे नहीं, काउंसलिंग चलती रहेगी। लेकिन आज की जो हियरिंग थी, आज की जो सुनवाई थी, उसमें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगा मुझे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा हार्ड स्टैंस लिया है और बोला है कि 0.001% भी अगर प्रॉब्लम है तो हमें जांच करनी चाहिए। क्योंकि अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि अगर अब जांच होती है, और अगली हियरिंग हमारी 8 जुलाई को है, और अगली हियरिंग में जो भी डिसीजन होगा वहां पे होगा। इस बीच ये एग्जाम भी हो जाएगा, जो कि 23rd को ही है, 30 जून को रिजल्ट भी आ जाएगा, और काउंसलिंग भी 4th को हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। और ये सब हो चुका होगा, उसके बाद अगर 8 जुलाई को कुछ ऐसा आता है कि नहीं, हमें इसको रिवर्स करना है या कुछ और करना है, तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी डिफिकल्टी होगी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगी उसमें। तो मुझे लगता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है अभी, और जल्दी इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। या तो ये एग्जाम को भी शायद पोस्टपोन कर देना चाहिए, जो 23rd को एग्जाम होना है। ये हो सकता है कि स्लाइटली अननेसेसरी एग्जाम हो अभी के लिए, क्योंकि ये थोड़े से बच्चे हैं, इनका एग्जाम बाद में भी हो सकता है। लेकिन अगर हम ये एग्जाम करते हैं और बाद में कुछ और डिसीजन होता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होने वाली है, फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होने वाली है। अनिल साहब, लेकिन अब चूंकि ये कोई ऐसी इंक्वायरी तो है नहीं जो सालों साल चलती रहे और ठीक है जब निकल के आ जाए, क्योंकि हमारी देश की जो पूरी कानूनी रफ्तार है वो हम सब जानते हैं, और ये भी है कि इन सी चीज़ों में समय भी लगता है। तो ये अगेन थोड़ा एक टाइट रोप पे चलने जैसा होगा। आप महीना 2 महीना तक तो डिले कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा शायद नहीं कर पाएंगे। बच्चों का सेशन शुरू होना होगा, तमाम चीज़ें हैं, अगली नीट और ये सब। तो क्या इसमें कुछ
इस तरह का एक्सट्राडाइट काम हो जहां पर वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो या जैसे भी हो सरकार की तरफ से आए, जहां पर एक फास्ट ट्रैक इंक्वायरी हो या फास्ट ट्रैक पूरा मैकेनिज्म तैयार किया जाए जिसमें सब कुछ जल्दी से हो, तुरंत से हो और हमारे सामने चीजें आए। देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी है जो आपने कहा कि सब कुछ फास्ट ट्रैक पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं कि अभी ये बच्चे मेडिकल कॉलेज में जाएँगे, मेडिकल कॉलेज में भी सेशन पूरा डिले हो रहा है और उसके भी बहुत इम्प्लिकेशंस हैं क्योंकि वहाँ पे भी पेशेंट्स आते हैं और क्योंकि बहुत एक चेन है बेसिकली ये। तो बहुत जल्दी हमें कुछ करना होगा। अब अगर हम काउंसलिंग को नहीं रोकते या फिर ये जो एग्जाम है 23 वाला ये भी होता है और 8 तारीख को फिर कुछ आता है और इंक्वायरी होती है, उससे उससे तो ये बहुत लंबा खिंचने वाला है मैटर। मुझे लगता है कि उससे काफी काफी डिले हो सकता है। तो मेरा मानना ये है कि जल्दी से जल्दी हमें ये डिसीजन आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कि ये एग्जाम फिर से कंडक्ट हो। मुझे तो लगता है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड ये हो चुका है और जैसा आपने बताया कि 2 पहलू हैं कि अगर री एग्जाम भी होता है तो कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने अच्छा किया होगा, नुकसान होगा। लेकिन ये भी एक ऐसी चीज है जो ओवर द इयर्स हुई है। एग्जाम में कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ गड़बड़ हुई है, तो री एग्जाम्स हुए हैं जिसकी मुझे लगता है कि बच्चों में एक पेरेंट्स में भी एक एक्सेप्टेंस है, टू सम लेवल देयर इज एक्सेप्टेंस। तो री एग्जाम होना चाहिए और एक बहुत जरूरी चीज जो होनी चाहिए कि इसमें डिटेल में जांच होनी चाहिए, चाहे वो सीबीआई इंक्वायरी हो, चाहे वो एक किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज के द्वारा हो, क्योंकि हमें सिस्टम को फिक्स करना भी बहुत जरूरी है कि चलो अभी इस बार हो गया, बच्चे परेशान हो गए, सब परेशान हो गए, लेकिन ये चीज दोबारा ना हो, ये भी हमें इंश्योर करना बहुत जरूरी है। तो डिटेल में इंक्वायरी हो, पता लगे कि कहाँ लैप्स हुए, क्या डाटाबेस में लैप्स थे या पेपर लीक हुआ तो कैसे हुआ, वो सारी कमियों को ठीक किया जाए, उसका एक प्लान बने और री एग्जाम किया जाए। मेरे हिसाब से तो यही सॉल्यूशन है। अनिल साहब, आपसे 30-30 सेकंड्स में जवाब चाहूंगा। यहां तक तो जो हो गया वो हो गया, इस साल जो होगा वो होगा, अगले साल से ऐसा कुछ ना हो, भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए क्या उपाय हो सकता है? देखिए, मुझे 3 चीज़ समझ में आती हैं। पहली चीज़ तो ऑनलाइन एग्ज़ाम से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जैसे इस बार टाइम लॉस हुआ, पेपर लीक हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होने से काफ़ी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। तो पहला मेरा मानना है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए। दूसरा, जैसा अभी डॉक्टर ने बोला अभी कि 2 फेजेज़ में हो, तो वो भी मैं मानता हूँ कि अगर प्रीलिम और मेन होगा तो उससे भी काफ़ी छंटनी हो जाती है, एक डिसिप्लिन आ जाता है और लीकेज के चांसेस कम हो जाते हैं। थर्ड, मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम साल में 2 बार ये एग्जाम कराएं तो भी उससे बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि अभी क्या है, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि अगर इस एग्जाम में कुछ रह गया, कुछ मिस हो गया तो 1 साल वेट करना पड़ेगा बच्चे को